नमस्कार दोस्तों। बीता हफ्ता मार्केट ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। बुल्स में भी दम नहीं दिख रही, बेयर्स में भी दम नहीं दिख रही है। और एक बहुत ही ठंडा मार्केट, लो वॉल्यूम, अनइंटरेस्टेड टाइप का मार्केट था। लेकिन इस बीच कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको चार्ट पे कैप्चर करना जरूरी था। जैसे एक आपने बॉन्ड की खबर बहुत सुनी होगी कि यूएस में बॉन्ड में काफ़ी 20 ईयर्स के हाई पे गई, 30 साल की बॉन्ड यील्ड। उसके बाद फिर ट्रेजरी मूवमेंट किया गया तो नीचे आई, लेकिन फिर से वो पलट के वहीं पहुंच गई है। तो एक बड़ी घटना वो थी ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। एक एग्री कम्युनिटी है शुगर, जिसके प्राइस अचानक से बहुत तेज भागे भारत में। और इंटरनेशनल प्राइस भी आप देखेंगे स्टॉक लंदन एक्सचेंज में, वहां भी लगभग एक महीने में 18% चीनी के दाम बढ़े हैं। तो सरकार ने कई सारे उपाय किए। तो एक तरीके से कहें तो कमोडिटी साइकिल में एक अपसाइड दिख रहा था, चाहे वो फेरस हो, नॉन फेरस हो या एग्री कमोडिटीज हो। और बॉन्ड मार्केट का मूव भी अलग राय दिख रहा था। ऐसे में चार्ट के जरिए कैसे समझा जाए कि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में खास तौर पे क्या हुआ और कमोडिटी के अलग अलग सेगमेंट्स में क्या हो रहा है। खास तौर पे शुगर पे आज हम बात करना चाहते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे सरवेन जी के साथ। और आज हम बहुत ढेर सारे चार्ट लेके आए हैं, तो शो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि जब हम ये रिकॉर्डिंग करने के लिए सोच रहे थे तो दिमाग में इतने ख्याल आ रहा था कि बहुत सारे चार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो आज काफ़ी सारे चार्ट हैं। शुगर का चार्ट भी होगा, बॉन्ड यील्ड का भी होगा, नैस्डैक भी होगा। तो आप पेशेंस के साथ सुनिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। सरवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो नमस्कार नीरज जी। तरह तरह के हम लोग आज चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जी तो जी जी पहले तो मुझे एक सिंपल सा छोटा जवाब चाहिए कि जी। इतना ज्यादा रिलेक्टेंसी क्यों है ब्रोकर्स ट्रेडर्स के अंदर? कुछ कर ही नहीं रहे वो, न बुल कर रहे हैं न बियर कर रहे हैं, दोनों मजे कर रहे हैं सिर्फ। देखिए, समरी इस बार ऐसी रहेगी कि अपना तो ठंडा रहा, अनइवेंटफुल जा ही रहा है। आप कह रहे हैं ट्रेडमिल पे बाजार चल रहा है। इस हफ्ते मैं तो कह रहा हूँ 18 हफ्ते हो गए। वो एक तकिया कलाम नानी का घर बोला था, तो अभी वो लोग उसी को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं कि वो नानी का घर कहीं जाके ऐसा 24 300 500 अटका कि 18 हफ्ते हो गए कि आप वहीं ट्रेडमिल पे वहीं दौड़ रहे हैं। एक हफ्ते की तो ये खेल ही नहीं है। प्लस ये हफ्ता इंटरनेशनल बड़ा इवेंटफुल हो गया, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल जो रेड फ्लैग्स या मापदंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे आ गए हैं। 20 साल हाई, 10 साल हाई, और अभी देखिए फेड ने भी इंटरवेंशन किया है, जहां वो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं और शॉर्ट एंड को सेल कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ग्लोबली तो बहुत इवेंटफुल हफ्ता था। इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं कुछ हुआ। ये मेरे लिए भी एक सोच का विषय बना हुआ है। सोचूंगा पूरा वीकेंड में। बट यस, अपने यहाँ भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन अपना बड़ा ठंडा रह गया। बट ग्लोबली जैसे मैंने बोला, बहुत कुछ हो गया है। बहुत कुछ हो गया है जी। ग्लोबली बहुत कुछ हो गया है और हमारे निफ्टी में भी बहुत कुछ हो गया है। जी दो 24,252 पे खड़ा है। जी 24,300 की भी क्लोजिंग नहीं दे पाया वीकली बेसिस पर। सही कह, अब 18 हफ्ते हो गए हैं। जी। क्या कह रहा है चार्ट? कुछ कहानी बता रहा है या कि नहीं बता रहा? देखिए, कहानी तो यहाँ पे नीरज जी वही रहेगी। अब क्या बात हो गई, कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, और थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी। लेकिन हमारे गुरुजी लोग जब जब हम पढ़ते थे, आज हम पढ़ाते हैं, बट जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरु लोग हमको ये सिखाते थे, भाई पेशेंस। साइडवेज मार्केट ही ट्रेंड का कारक होता है। अब चाहे ट्रेंड ऊपर आए नीचे जाए, हर आदमी अपनी अपनी चॉइस कर सकता है। मैंने अपनी चॉइस की हुई है, और सब लोग फ्री हैं अपनी अपनी चॉइस करने के लिए कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे। बट हमें ये सिखाया गया था, और आज हम वही सिखाते हैं लोगों को फिर, कि भाई साइडवेज मार्केट के बाद ही तो मूवमेंट आता है। डाउ साहब भी लिख के गए 150 साल पहले कि लाइन विल डिनोट अ मूवमेंट लेटर ऑन। मतलब लाइन करेक्शन, जब एक फ्लैट करेक्शन कोई आएगा, लाइन विल लेटर ऑन लीड टू अ ट्रेंड, लीड टू अ मूवमेंट। तो कहने का मकसद यही है यहाँ पे कि देखिए, काफी दिनों के बाद इतना बड़ा एक फ्लैटिश सा रेंज बना है। इसके पहले भी 10 11 12 हफ्ते कभी पीछे रहे हैं और मेरे करियर में, बट जैसे मैंने देखा, बोला है कि ये वन ऑफ द टाइटेस्ट रेंज ऑफ माय करियर, मतलब मुझे लग रहा है, और अब सबसे लंबी भी हो गई है। 17 18 हफ्ते मुझे नहीं याद कोई इस तरह की टाइट एक फ्लैट रेंज रही हो। तो अब क्या करें, मतलब हम तो, और देखिए इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है सीखने की, जो हमें भी सिखाई जाती है, कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ द मार्केट। हमारे पास उतना पैसा या हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कि मार्केट को डे टू डे और ऐसा 3 महीने तक डिक्टेट। किसी भी एफआईआई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी बड़ा ब्रोकिंग हाउस, किसी के अंदर ये दम नहीं है कि 3 महीने मार्केट को कहीं अकेला रोक ले। तो इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीवन कि भाई ये रुका हुआ है यहाँ पे। इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ बुल्स एंड बेयर्स कि बाजार यहाँ रुक गया है। क्योंकि एक आदमी के बस का या एक किसी के फंड का
3 महीना तो बाजार को कहीं अटकाने का ताकत नहीं है। सो इट्स अ फिजिकल डिमांड सप्लाई मार्केट, जहां सप्लाई मीट हो रही है डिमांड को और आप एक फ्लैटिश से क्लोज पे पड़े हुए। तो वही चीज है। सो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं फिर वही बोलूंगा, इसमें समीकरण वही रहा कि ब्याज कौन भर रहा है। ये 4 साढ़े 4 महीने का ब्याज कौन भरेगा, ये 18 हफ्ते का ब्याज कौन भरेगा। ठीक है, 4.5 महीने हो गए, अभी 2 हफ्ते में तो 5 महीने हो जाएंगे, तो ये ब्याज कौन भरेगा। तो ब्याज तो हमेशा बायर ही भरता है, ब्याज बदले के टाइम से ही बायर ही हमेशा ब्याज बदला भरा है। कभी कभार उंदा बदला होता है तो सेलर्स कभी कभार ब्याज भरते हैं। सेलर्स कंसिस्टेंटली कभी ब्याज भरते नहीं, हमेशा लेते हैं। तो उस एंगल से अभी कॉस्टिंग किसकी बढ़ती जा रही है, पेशेंस किसका पहले टूट सकता है। मैं लास्ट टाइम भी वही बोला था एज अ कॉस्ट ऑफ रिटर्न, इस बार भी मैं वही बोलता हूँ कि भाई ये बुल्स का ही पलड़ा डे वाइड है। जितना आप टाइम ऐसे बिताते जाएंगे बुल्स का ही पलड़ा मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा, बिकॉज उनको उनको दोधारी तलवार लग रही है। एक तो मार्क टू मार्केट उतना बन नहीं रहा है, नेट नेट बाजार नीचे ही रह जा रहा है, और कॉस्ट में वो जो चुकाते जा रहे हैं कैरी, वो भी उनको नुकसान देके जा रही है। तो मैं वही बोलूंगा कि पलड़ा तो अभी भी इन सारे समीकरणों के हिसाब से बहस का ही भारी है। फिर जो ग्लोबल जो चीजें बन रही हैं वो तो और बता रही हैं कि भाई अभी इन्फ्लेशन अब धीमे धीमे आएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। ओके, और ये हमारा जो मिड स्मॉल कैप 400 वाला है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, ये भी वीकली बेसिस पे हम लोग देख रहे थे एकदम वहीं पे पड़ा हुआ है। जी, मेरा पहला ये रेड फ्लैग मेरे लिए था, इसीलिए मैंने उसको बुलिश ग्रीन फ्लैग बनाया हुआ है वहां पे कि ब्रेकआउट हो रहा है क्या। ये हमने सोचा कि पहले वो ग्रीन कैंडल में जब एटीएच रखा, ऑल टाइम हाई रखे, एक अच्छा क्लोज दे दिया था वीकली में, एक अच्छा ग्रीन क्लोज था, आप पिछले डबल टॉप के बाहर चले गए थे। तो अब उसमें यहाँ पे भी गिन लीजिए आप, ये छठा हफ्ता हो गया, आपका नेट मूवमेंट क्या है, आप वही डाक के 3 पात आप वहीं पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि स्टेलमेट जो है ना ये, और इस इन लेवल पे ये ऑल टाइम हाई पे स्टेलमेट हो रहा है, ऑल टाइम कोई 52 वीक लो पे स्टेलमेट नहीं है। स्टेलमेट ये अपर हैंड पे है। तो वो तो बात वही होगी, चेस के गेम में स्टेलमेट है तो या तो आप हाथ मिला लीजिए और मैच को ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन शेयर बाजार में तो कोई ड्रॉ होता नहीं है ना। मैंने बोला ना कि लाइन विल आफ्टर अ करेक्शन ट्रेंड विल कम, तो यहाँ कोई ड्रॉ मैच तो होता नहीं है। फाइनली इसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, आप इसको ड्रॉ नहीं करा पाएंगे। बट बात वही हो गई कि अब 6 महीने से फिर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो फिर व्याकुलता किसकी बढ़ेगी। और ले कौन रहा है ऑल टाइम हाई पे, बुल्स ही ले रहे हैं। बेयर्स तो चलिए, बेयर्स को मालूम है कि 2 साल से बाजार यही है। तो बात वही हो गई कि फिर यहाँ पे भी समीकरण वही बन रहे हैं कि पलड़ा धीमे धीमे बुल्स का वीक होता जा रहा है, और ये ब्रेकआउट धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि फेल तो नहीं हो जाएगा। डर अब वही लगने लगा है। गए हफ्ते में मुझे वही डर लगा था कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और जो मैंने लास्ट हफ्ते भी बोला था कि गलती से 21-21 200 के नीचे आके वीकली में बंद कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक वो जो सेटिंग द कैट अमंग द पिजन, मतलब वो हो जाएगा, थोड़ा सा फड़फड़ाहट, थोड़ा सा तंबू में घबराहट, उस तरह के सिनेरियो फिर बन जाएंगे, और एक ये बुल ट्रैप बनने के सिनेरियोज भी बनने लगेंगे। तो जस्ट क्योंकि वो हमने अभी तक ब्रिज क्रॉस नहीं किया, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूं, बट मेंटली यही सोच रहा हूं कि भाई अगर ये सब गड़बड़ाया मामला यहाँ पे तो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तो वैसे ही रिजॉर्ट बचे नहीं है आपके पास कोई खास। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपके लिए कोई बहुत बढ़िया ये सेटअप भी गए हफ्ते भी लाए थे तो उतना अच्छा बन नहीं रहा है। और इसी से मिलता जुलता एक और चार्ट लीडिंग सेक्टर का जो हम अभी देखेंगे ऑटोज का, उसमें भी तकरीबन यही समीकरण दोबारा से बनने लगे, और नेस्डेक में भी यही समीकरण बनने लगे। तो ये सारे चार्ट जब हम वन बाय वन देखेंगे, तो सीक्वेंस जब आप पिरोएंगे ना मोतियों को, तो माला बनाने के बाद आपको लगेगा कि यार मोती का कलर तो रेडी है, तो ग्रीन तो हो नहीं रहा। तो सारी मालाएं पिरो रहे हैं ना, तो मजा नहीं आ रहा है। कलर रेडी निकल के आ रहा है बार 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 बार, चाह के भी कितना हम ग्रीन, जैसे मैंने बोला ना, चाह के भी हम सोचते हैं कि चलो ब्रेकआउट आए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत अलर्ट रहने वाला सीन है। और ड्राई पाउडर को ले लेने में, जो मैंने जब 22-300 पे हमने पहली बार 18 महीने में बोला कि नहीं साहब अब तो एक बार 24-300 24-500 पहले आएगा, तो वो ट्रेड था। उसका ड्राई पाउडर बनाने का टाइम, प्रॉफिट बुक करने का टाइम मुझे लगता है कि बिल्कुल है। थोड़ा ड्राई पाउडर में रखेंगे तो नुकसान मुझे लगता है कुछ खास होगा नहीं। ब्रेकआउट हो गया तो वापस से आप ऊपर में चढ़ जाइए, ले लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आपको ड्राई पाउडर नीचे में काम आएगा जी। पॉइंट है इसमें, क्योंकि 3 हफ्ते से तो कम से कम 3 कैंडल में दिख रही है एकदम मार्केट ठहरा हुआ है। और जब इसको हम डेली बेसिस पे भी देखते हैं ना, तो मिड स्मॉल कैप चल तो गए बहुत, लेकिन अब वहां पे फिर इनको भी टिकाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर ट्रेडर है वो कंपैरिजन करके देखता है कि यार लार्ज कैप हिल नहीं रहे हैं बल्कि गिर रहे हैं, और ये चल चुके हैं, तो वो चल के जाके ठहर गए हैं, प्लेटो बन रहा है वहां पे। तो जैसे यहाँ पे देख रही है आखिरी 3 कैंडल अगर आप देखें तो 3 हफ्ते तो एकदम स्टिल हो गया है, और उससे पहले काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन मारा था इसने। लेकिन एक है सेक्टर आईटी, जिस पर आपकी 2 कॉल एकदम परफेक्ट गई। पहले एकदम जब ये नीचे से ऊपर आने की तैयारी कर रहा तो आपने कहा था बाई करो, तो लोगों ने खरीदा जी होगा, जिसने भी जो जी भी लिया होगा।
जी। पैसा बना, लेकिन फिर आपने कहा था प्रॉफिट बुक करो, तो अब वो प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, एटलीस्ट 2 वीक से तो यही दिख रहा है कम से कम। तो क्या इसमें राय बन रही है? थोड़ा करेक्शन इसमें हो चुका है, अब भी होगा करेक्शन या अब नहीं होगा? देखिए, बहुत समीकरण बड़े 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 सिंपल रखता हूँ, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन, और हम ये पढ़ाते वक्त तो बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, बट समझाने के लिए कुछ बेसिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेमैन भी होंगे जो नए नए लोग सीखना चाह रहे हैं। इसको सिंपल करेंगे तो लोग उससे दोस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं सब्जेक्ट से तो स्टूडेंट्स जो है ना डर जाते हैं। तो मैथ्स हुआ, या और ये मैथ्स का ही सारा खेल है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आप दोस्ती करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे, डरेंगे, तो बहुत डराएगा आपको। तो नीचे वाली जो लाइन है बड़े सिंपल समीकरण, लार्जर रेंज को आप भूल जाइए। जो 31,500 और 32 वाला जो रेंज जो नीचे टूट गया, उसके बाद ये था कि भाई 31,500 से 31,600 से तकरीबन 26,000 की आपकी 25,000 की ये रेंज है। 26,200 से 31,600 की आपकी एक मोटा मोटी रेंज है। आप इसको 26 से 30 पकड़ लीजिए एक बार के लिए। तो उसका मिड पॉइंट जो है ना, वो तकरीबन 28 के आसपास आएगा, बिल्कुल एक सिंपल डेटेड एवरेज। और मुझे लगता है कि कहीं वो लेवल वापस से रिटेस्ट इसका हो सकता है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा, बहुत बढ़िया आउटलायर रिटर्न दे दिए, 20, 25, 30% लो से काफी अच्छे स्टॉक्स में काफी बढ़िया रिटर्न बन गए। तो ड्राई पाउडर ले लेने में, मुनाफा मान लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि भाई साहब 3 महीने में अगर आपके 3 महीने के 3 महीने से भी कम में, ढाई तीन तीन 4 महीने में अगर आपके 25-30% किसी चीज के बन रहे हैं, तो आपको, और वो एक लार्ज कैप में बन रहे हैं अच्छे इस पे, तो आपको किसी को पूछना नहीं है, आपको लेना है। एवरेज से ज्यादा आपके रिटर्न बन रहे हैं। आज निफ्टी का 20, 22, 25 साल का कैगर क्या है, सब डिविडेंड जोड़ के 14.5-15% आप ले लीजिए। अगर आपका 30% बन गया 3 महीने में, तो आपको लालच किस बात की है? इंडेक्स को तो आपने ऑलरेडी 15% अल्फा बना लिया 3 महीने में। एनालाइज अगर आप उसको देखेंगे तो 15% मतलब 60%, क्या कर 60% एनालाइज रिटर्न बन रहा है। अब 60% में भी आप खुश नहीं है, तो मैं या कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है सर। बड़ा मुश्किल है लोगों को खुश करना। तो थॉट ऑफ द मैटर यही है कि भाई देखिए, मुनाफा लोग बांध रहे हैं, आप बांधे ना बांधे, स्मार्ट लोग अपना मुनाफा बांधते हैं, वो बांध रहे हैं, इसीलिए बाजार रुक गया है। रुका क्यों? 31-32 के वो 31,600 वाली रेंज पे क्यों रुक गया, 30,000 के आसपास, राउंड फिगर के आसपास? क्योंकि लोग मुनाफा बांध रहे हैं, ये फैक्ट है। तो इसलिए आप भी बांधिए, थोड़ा ड्राई पाउडर ले लीजिए। अच्छा क्या होगा, क्या होगा, 31,600 3200 का ब्रेकआउट हो जाएगा, 32,000 का, तो दोबारा ले लीजिए ना। ऐसा तो कहीं मनाही नहीं है ना कि जो चीज बेच दी है उसको अगले दिन ले नहीं सकते हैं, या 2 दिन के बाद नहीं ले सकते हैं, या 15 दिन के बाद नहीं ले सकते हैं। कोई एक्सचेंज ने आपके ऊपर कोई पाबंदी थोड़ा ना लगाई है। आप आज बेच के अभी 2 मिनट के बाद दोबारा वही चीज ले सकते हैं। बट साइड में खड़े हो जाने से थोड़ी देर के लिए आपको क्लैरिटी हो जाती है, पैसा आपकी जेब में आ जाता है। T+1 पैसा आने में भी 2 दिन लगेगा ना, आप बेचेंगे फिर अगले दिन आएगा, फिर आपके बैंक में आएगा। तो उस पैसे को अपने बैंक में लीजिए, उसको फील करिए, तो शायद ऐसा मन करे कि दोबारा से कि नहीं अभी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उसको बाजार में ही झोंके रहेंगे, तो कभी आपके हाथ में आएगा नहीं, और कभी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि क्या करें साहब, दोबारा से खर्च करें कि ना करें। ये डिसीजन फिर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बुक प्रॉफिट आप बुक में लेके बैठे रहते हैं, बुक में ही प्रॉफिट आता है, बुक में ही चला जाता है। हम इसको 20 साल से देख रहे हैं, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। जस्ट बिकॉज कोविड के बाद से नहीं हुई है, तो लोग ये ना सोचें कि कभी नहीं होगी, होती रहती है बीच बीच में। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। इस चार्ट के बारे में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी चार्ट के बारे में अपने आप को एकदम लेमैन ही मानता हूँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। आप जुलाई जहाँ 2023 लिखा है, यहाँ देखिए 3 बार उसने वो पीली लाइन को टच किया, और उसके बाद जब वो ऊपर की पर्पल लाइन को उसने तोड़ा, तो फिर ऊपर 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 गया। फिर आप सीधे जुलाई जुलाई आ जाइए 2026 में, इसने पीली लाइन को 2 बार टच किया और वहीं से घूम रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी के लिए, आप जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये चार्ट बहुत सिंपल है, आसान है समझने के लिए। इवन आप जहाँ पे 2 रेड एरो बने मोटे वाले, वहां पे भी देखिए वहीं से घूमता है बार बार। जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। अगर ये पीली लाइन क्रॉस कर ले गया मान लीजिए जोर से, तो फिर 39,000 भी जा सकता है, ऐसा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो अगर वहां से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, तो मैंने कहा थोड़ा करेक्शन ओवर द नेक्स्ट वीक 10 डेज आ सकता है, 28-28-500 भी आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ करेक्शन में, और कोई बुरी बात नहीं है। हेल्दी करेक्शन आना कब से बुरा हो गया? एक अच्छी बात, एक अच्छा बुल मार्केट हमेशा हेल्दी करेक्शन बीच बीच में करता रहता है, और बेस बनाते समय भी समय लेता है। खाली वी शेप अप डाउन में किसी के पैसे नहीं बनते सर, मतलब किसी के नहीं बनते हैं। और जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट अभी तक, अभी भी इतना पढ़ाने के बाद भी, मैं अभी भी आज ही किसी अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, इतना पढ़ाने के बाद भी लोग दे गो बैक टू वही सारे मिस्टेक्स करते रहते हैं। फिर वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, फिर वो इंट्राडे चार्ट देखने लगते हैं, फिर बड़ा चार्ट दिखाने की शायद हमने आपने जितनी आदत दिलाई है, किसी ने नहीं की है। ये तो 4 साल का ही चार्ट है, हम तो 20 साल के चार्ट देखने से शुरुआत करते हैं। तो 4 साल इसलिए दिखा रहे हैं कि टेम्पलेट में 4 साल का ही आएगा वीकली में। अगर आप डेटा और कंप्रेस करेंगे 20 साल का, तो दिखेगा नहीं।
तो फॉर द विजुअलिटी, विजुअल उसका विजुअल अच्छा सा बनने के लिए, ग्राफिक्स अच्छा बनने के लिए और लोगों को ग्रैन्युलरिटी समझाने के लिए 4 साल भी काफी है। बट आप जाके देखिए ना, पूरे इंटरनेट पे कौन 4 साल के चार्ट दिखा के डिस्कशन हम लोग कौन करता है? आप आपके और मेरे अलावा, आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से जो हम कर रहे हैं आवाज के टाइम से, वो कौन दिखाता है? लोगों को इंट्राडे और वीकली में बस चटपट वाला सोल्यूशन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है और उससे पैसे भी नहीं बनते हैं। ये हम मैथ से कितनी बार प्रूव कर चुके हैं कि पैसे नहीं बनते हैं। और चाहिए तो अभी वो सेबी की जो रिपोर्ट है उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक दिन, कोशिश कर रहा हूं उसके ऊपर टेम्पलेट्स बनाने की, वो भी एक लेके आएंगे पॉडकास्ट लोगों के लिए। जी ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑटो। जी ये एक चार्ट ना बड़ा मजेदार चार्ट है। देखो इसमें पीली लाइन जो देखिए ऊपर वाली, जी वहां पे मार्केट अपने आप को, ऑटो कंपनीज क्या कर रही है, रोक रही है। ग्रीन फ्लैग आपने बना रखा है। वैसे मैं एक बताऊं, मेरा एक ओपिनियन है ऑटो सेक्टर को लेकर के। आई जी माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे लगता है ये इसका टॉप है। अब पता नहीं चार्ट आपको क्या कह रहा है, लेकिन मेरे को ये टॉप इसलिए लगता है, फंडामेंटली मैं जानता हूं कि जितना जीएसटी का फायदा लेना तो ले चुकी कंपनियां। अब जी एक ही गाड़ी 10-10 बार आदमी नहीं खरीदेगा। हो गया ना नहीं खरीद पिछले सकते। साल अगस्त से अब तक अगस्त आने चल रहा है, एक साल में हमने उसका इम्पैक्ट जीरो कर लिया है। जी अब मुझे नहीं लगता कि गाड़ी उस रफ्तार से बिकेगी जिस रफ्तार से पिछले एक साल में लोगों ने बेच बाच के ले ली है। मेरे हिसाब से तो ऑटो में टॉप है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूं। आप बताइए चार्ट क्या कह रहा है। वापस वही है जैसे हमने मिड कैप 400 वाला, मिड कैप स्मॉल कैप 400 देखा, थॉट यही था कि भाई एटीएच का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ तो फॉलो थ्रू आया क्या? नहीं, इसी वीक के कैंडल में फेलियर के सिग्नेचर आ रहे हैं कि भाई ये ब्रेकआउट कहीं फेल हो रहा है। तो जैसे कि अभी मिड कैप 400, मिड कैप स्मॉल कैप 400 में अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ तो एक्चुअली फेलियर के साइंस दिखने लगे हैं पहली बार। और मुझे अब जो कमोडिटी साइकिल के भी जो साइंस दिख रहे हैं, मेटल्स हुए, ये हुए, सब देख के यही दिख रहा है कि देखिए अभी 3 बार तो, अभी तो आज ही पेपर पढ़ रहा था, एक बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर ने, नाम नहीं लूंगा, अभी 3 बार रेट बढ़ा दिए, तीसरी बार रेट बढ़ा रहे हैं 1.5%। ये जो कमोडिटी साइकिल है ना, अब ये आपको हिट करके दिखने लगा है कि भाई कमोडिटी के प्राइसेस आपको हिट करेंगे। 3-3 बार गाड़ी के भाव बढ़ रहे हैं। और बैंक वालों के तो रोज आपको मालूम है फोन आते ही रहते हैं, काम हो या ना हो। आई डोंट नो कितनी बार ट्राई में कंप्लेंट की, कितनी बार ब्लॉक भी करता हूं, लेकिन पता नहीं कहां कहां नए नंबरों से कॉल आते हैं। और अब ये हो गया कि भाई 7 साल का लोन ले लीजिए। 5 साल की गाड़ी के लोन अब 7 साल में चले गए, क्योंकि ईएमआई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो 5 साल की ईएमआई पॉकेट में परवड़ नहीं रही लोगों, तो 7 साल की ईएमआई भी बिक रही है। तो अगर आप 7 साल की ईएमआई पे गाड़ी ले रहे हैं या 5 साल की ईएमआई पे गाड़ी ले रहे हैं, तो मतलब अगर आपने इस साल गाड़ी ले ली तो खत्म, अब आप यू आर आउट ऑफ द कस्टमर लिस्ट टिल 2031 और 32। तो इसी तरीके से जो लोग पिछले 3-4 साल में इतनी सारी सेलें हुई हैं, ये सारे मार्केट से आउट हो चुके हैं, सारे मार्केट से आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये अब आपके कस्टमर नहीं है अगले 3-4 सालों में, अनलेस थोड़े बहुत जो अपग्रेड के लिए आएंगे, इसके लिए आएंगे, उसके लिए आएंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स हु हैव टेकन अ 5 ईयर 7 ईयर लोन, ये लोन लेने के बाद के टेन्योर तक गाड़ी रखेंगे। इतनी जल्दी कौन बेचता है फिर? इंडिया में तो वैसे ही हम 6-7 साल 5 साल तो कोई भी चीज चलाते ही हैं, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे बाइक हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो। यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट कल्चर यूएस जैसा नहीं आया है, वैसे तो अब आने लगा है। बट आई थिंक स्टिल ऑटोज के केस में जहां आपका लोन चल रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप वो हाइपोथिकेशन हटवाइए, बेचिए, तो फिर लोन दूसरे के नाम पे उतारिए, वो बहुत झंझट है। आई थिंक वो आपको, हर आदमी कोशिश करता है कि लोन खत्म हो फिर बेचते हैं। मतलब मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ सपोज, तो कहने का मतलब होता है कि चलो यार ठीक है, इसको खत्म करेंगे फिर देखते हैं। सो 5 साल के बाद ही आती है रीसेल में गाड़ी। जी ओके, तो ये हो गया ऑटो चार्ट। अब एक चार्ट हम लोगों ने स्पेशली इस बार हमने आपसे कहा था कि विक्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि विक्स का चार्ट हम लोगों ने एक बार और देखा था बीच में। इंडिया विक्स जी है 11-20 पर। तो एकदम सिंपल समझाइए कि ये विक्स की रीडिंग का मतलब क्या है, 11-20 का मतलब क्या होता है, और जब 20 के ऊपर चले जाती है तो उसका मतलब क्या होता है। और इस समय फिर हम लोग देखेंगे कि जो चार्ट हमारा क्या कह रहा है कि विक्स की स्थिति क्या होने वाली। तो पहले तो 11-20 का मतलब क्या है। इसमें मैंने नीचे सारे इंपॉर्टेंट, वो 15 वाला भी, वो डिमोनेटाइजेशन के जस्ट पहले वाला, वो पैनिक का लो में भी, और आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक से जस्ट पहले वाला एक डीमो वाला भी एक लो। तो जब भी आप एक मेजर लो बोल रहा हूँ सर, जो नीचे की तरफ विक्स का लो है, वो निफ्टी सेंसेक्स का हाई है। तो ये लोअर बाउंड्री चल रही है आपकी, जहां 2018, 20, 24, 25 जहां ग्रीन एरोज लगे हैं, वो विक्स के लिए बुलिश एरोज है, इसलिए डाला है। लेकिन वो जो ग्रीन एरो, जो विक्स का ग्रीन एरो है ना, वो बाजार के लिए हल्का सा बेरिश है, क्योंकि वो विक्स का ग्रीन एरो, विक्स वहां से फट सकता है। सो अभी तक अगर आप देखेंगे, जो विक्स का डेटा ही यहाँ 2011 से ही इस यूजुअली सब जगह मिल रहा है, जितने भी डेटा वेंडर्स हैं उनके आपको यही 2010-11 से ही मिलेगा। तो वहां से जो एक रेंज उभर के क्लियर कट आ रही है,
जिसमें कि हम कोविड को एक बार हटा देते हैं, कोविड वाज अ एक्सेप्शन जहां आप ऑलमोस्ट 100 तक चले गए थे, ऐसा वहां जाते हुए दिख रहा है, वो 85 की रीडिंग है, 85 से जस्ट ऊपर गए थे, तो विक्स को हटा दीजिए। उसके बाद आप देखिए ब्रॉडली आप नीचे में 8-10 और ऊपर में 30-35, तो और 30 को आप अपर रेंज मान लीजिए और 10 को आप लोअर रेंज मान लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि राउंड फिगर आपको समझने में इजी रहेगा। तो आप देखिए जितने भी मेजर टॉप्स बने हैं वो 8-10 की रीडिंग में विक्स में ही बने हैं। 2018 के दोनों टॉप वही थे, कोविड का टॉप भी वही था 20 वाला, उसके बाद वो स्पाइक आया कोविड के बॉटम में, फिर 24 का भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन वहीं पे हम थे, और 25-26 दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी वाला जो पीरियड था जहां निफ्टी 26,300 26,200 वाले रेंज मार रहा था बार बार, उस जगह पे भी आप देखिए तो विक्स 8-10 के आसपास वो स्टेबलाइज हुआ था। तो मैं यही बता रहा हूं, दर्शा रहा हूं कि वापस ये विक्स मुझे लग रहा है कि ये जो अभी स्पाइक मार के गया है 10 के नीचे और वापस अभी ऊपर आके कहीं वीकली में बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो एक आध हफ्ते में ये एक जो मैंने अभी इसके पहले भी बोला था कि वो 2-4 एनिमल जो जाग रहे हो, एनिमल स्पिरिट्स जो जाग रही हो, उनमें से ये है। एक क्रूड मेरी एक एनिमल स्पिरिट थी, एक यूएसडी जेपीवाई, अब ये तीसरी एनिमल स्पिरिट इसमें ये डाली है आप इंडिया विक्स, कि भाई अगर ये जाग गया तो ये बहुत तकलीफ लेके लेके आएगा। तो वी हैव टू बी अलर्ट, यहाँ पे भी अलर्ट, और ऑप्शंस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए कोशिश करिए कि ज्यादा ऑप्शन सेल वाला भूत आपका उतर जाए, मतलब ऑप्शन सेलिंग इस समय थोड़ा नुकसान देके जा सकती है, अगर विक्स बढ़ेगा तो ऑप्शन सेलर्स को नुकसान होगा। तो थोड़ा संभल के करें और समझ के करें, और वैसे भी प्रीमियम्स बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, मतलब 10-12 के विक्स में क्या ही ऑप्शन सेलर को क्या ही प्रीमियम मिलता है। बट चक्कर क्या है, ये जो साइकिल लोगों ने बना दी है ना, एक बेचेगा फिर दूसरा बेचेगा, उसका नहीं बिक रहा है तो वो साइकिल में लोग बेचते जाते हैं। आजकल ऑप्शन सेलिंग ही तो लोगों का रोजगार हो गया, ऐसा लगने लगा है। नहीं तो इतना लो रिस्क प्राइसिंग यूजुअली रहता नहीं है, बट ये लास्ट 2-4 साल में बहुत ज्यादा विक्स नीचे नीचे रहता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज गॉट इनटू हैबिट ऑफ राइटिंग कि हाँ भाई ऑप्शन राइटिंग करेंगे, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी बनना है, हम सारे बड़े लोग ऑप्शन राइट करते हैं तो हम भी राइटर बनेंगे। तो मे बी किसी के लिए सूटेबल हो और किसी के लिए ना हो, बट रिटेल का काम तो नहीं है मेरे हिसाब से ऑप्शन राइटिंग, बड़ा स्पेशलाइज जॉब है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ऑप्शन राइटिंग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी है, जिसके लिए कहा जाता है ना, यू ईट लाइक अ पिजन एंड शिट लाइक एन एलिफेंट, मतलब खाएंगे तो आप इतना इतना कबूतर के जैसा, लेकिन जब निकलेगा आपका पैसा तो फिर हाथी के जैसा निकलेगा। तो समझे इस बात को, और कोशिश यहां से तो ना ही करें ऑप्शन राइटिंग करने की। जी क्या इसको ये भी समझ के सकते हैं कि मार्केट एकदम फियरलेस है, उसको कोई डर ही नहीं है, और इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि एकदम बॉटम पे है विक्स हमारा, तो ये ऊपर गया तो मार्केट नीचे उल्टा चलेगा ये। खतरों खतरों के खिलाड़ी है ना भाई, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है, मतलब आप खतरों से खेलने का आपको शौक है क्योंकि आपको डर नहीं लग रहा है ना, या औरों से कम डर लगता है, या खतरों से खेलने का आपको शौक है, तो ये तो खतरों के खिलाड़ी वाला गेम है ये। और हम कितनी बार देख चुके हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट 2008 में, फिर कोविड वाले फॉल में, उसके पहले 11, 12, 13 में कितने बड़े बड़े प्रॉप डेक्सेस में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, पूरी पूरी डेक्स इधर उधर हो गई है, फिर वो रिबिल्ड करते हैं क्योंकि अब उनका डीएनए ही वही है। बट वी नो सो मेनी पीपल कैन गो एंड चेक प्रीवियस आर्टिकल्स, कहीं जाके देखें कितने बड़े बड़े प्रॉप डेस्क ऑप्शन राइटिंग के बंद हुए हैं, बड़े बड़े ब्रोकर जिनका काम ही यही है। तो आते रहता है बीच बीच में ये रिस्क, तो विक्स को अगर देखते रहेंगे तो शायद बच जाएंगे, कहने का मतलब यही है। तो राइट। आप ये राइट बोल रहे हैं कि लोगों को, मे भी लोगों को लग ही नहीं रहा है रिस्क इंडिया में, क्योंकि लोगों को लग रहा है पैसा तो आते जा रहा है। तो यस, इट्स अ वेरी लो प्राइसिंग ऑन रिस्क, मतलब रिस्क को इतना लो प्राइस कर दिया है लोगों ने कि जो ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि रिस्क ही नहीं है, बट ऐसा है नहीं। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता ही है, ना रहने का तो कोई सवाल ही नहीं। जी करेक्ट, तो ये हो गया विक्स। अब हम लोग चलते हैं नैस्डैक पे कि यूएस जी मार्केट में क्या हो रहा है। तो भाई यूएस मार्केट में आ, देखिए वहां पे बड़ा अजीब सी स्थिति चल रही है। एक सिचुएशन वहां पे ये है सरवीन जी कि बहुत ही अल्ट्रा तूफानी रिजल्ट सीजन गया है, 30% की अर्निंग ग्रोथ, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है ऐसे डेवलपमेंट मार्केट। और जी उसके साथ मार्केट भी महंगा होता चला गया वहां पे थोड़ा सा, फिर भी जी दुनिया में अभी भी हमारे मुकाबले सस्ता है यूएस का मार्केट। लेकिन नैस्डैक चार्ट जो चिप वाले शेयर, जो टेक वाले शेयर हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में जोर से आ रही है, जी और नैस्डैक 100 एकदम क्लियरली दिखा रहा है कि इसमें भी टॉप आउट हो रहा है। जी जो जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो बार बार टॉप आउट हो जा रहा है, पर्पल लाइन को तोड़ नहीं पा रहा ढंग से। तो जी ये चार्ट क्या ये इशारा कर रहा है कि एसएनपी भले ही वो 8100 8400 के टारगेट लोग दे रहे हैं,
लेकिन नैस्डैक में दम नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए, खुद ही बोला कि बहुत शानदार रिजल्ट सीजन गया है, बट फिर ऐसा क्या कारण है कि जून के डबल टॉप का हाई आप निकाल नहीं पा रहे हैं? भाई करेक्ट। आप प्रमाण तो दीजिए ना कि भाई बहुत अच्छा है नंबर। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में न्यूज हमेशा बाद में आता है, प्राइस ऑलवेज मूव अहेड ऑफ टाइम, अब अहेड ऑफ न्यूज, तो न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। तो मुझे लगता है कि मार्च के एंड के क्वार्टर के एंड में ही वो पोजिशनिंग हो गई, लोगों को समझ में आ गया कि बैलेंस शीट में अभी क्या दिखाया है और आगे क्या दिखाने की गुंजाइश है, और उसको देख के वो पोजीशनिंग मुझे लगता है मार्च में ही हो गई थी। जून तक में तो खेल खत्म हो गया, जब एक्चुअली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, जब एक्चुअली अच्छा नंबर आया उसके बाद से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखिए इस वीक का कैंडल मुझे तो काफी बेरिश लग रहा है, और 30,000 का साइकोलॉजिकल मार्क, अभी ये यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत प्ले करती है। 30,000 का साइकोलॉजिकल मार्क जो है, अब आप मई के बाद से ऑलमोस्ट देख लिया ना, मई में आप गए, मई के मिड में आप वहां गए 30 के आसपास, उसके बाद से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा बंद नहीं कर पा रहे हैं। खाली 2 हफ्ते मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो 30 के आसपास या उससे स्लाइडली ऊपर बंद हुए थे। बाकी अगर आप ये अगेन ये 18 हफ्तों को देखेंगे, 17-18 हफ्तों को, तो आपको ये दिखेगा कि भाई ये 30,000 के आसपास क्लोजिंग नहीं आ पा रही है वीकली की, और ये फेलियर हो रहा है। तो ये संकेत तो यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं। दूसरी चीज जो हमेशा मैं बोलता हूं, सिंपल डाउ थ्योरी, एवरेज मस्ट कंफर्म। आप लाख डाउ और एसएनपी में हाई बनाते रहिए। अब तो मेरे मेन फ्लेवर तो वहां आईटी स्टॉक्स ही हैं, उसको सारे नैस्डैक में। तो ये आपको दिखा रहा है कि मे बी सम ओल्ड इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है वहां, बोइंग शोइंग ये वो, थोड़ा बहुत ओल्ड इकोनॉमी में कैटरपिलर ये चल रहा था लास्ट तक, वो सब थोड़ा वहां चल रहा है, इसलिए आपका डाउ एसएनपी थोड़ा संभला हुआ है। एसएनपी में तो वैसे ही 500 स्टॉक है, तो दुनिया भर के तो उसमें स्टॉक है, तो कुछ ना कुछ रोटेशन में चलता रहता है। तो ये रोटेशन की खास बात है, बट एडवांस डिक्लाइन लाइन धीमे धीमे खराब ही हो रही है। नंबर ऑफ राइजिंग स्टॉक्स ग्रेजुअली फिर से कम होना शुरू हो गए, और ये दोनों इंडाइस आईटी अब एसएनपी और डाउ जोन्स के साथ जाने को लास्ट अभी 3 महीने से मना कर रहा है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, 5वां महीना हो गया, मना कर रहा है। तो ये कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा कोई संकेत है। तो ये इट इज अ साइन ऑफ हिडन वीकनेस। अब वो देखते हैं कैसे वो चीज प्ले आउट होती है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे भी मुझे लग तो रहा है कि वो फेलियर है, 30,000 का ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा। और जो आपने ट्रेड बोला इस बार के रिजल्ट्स को लेके, मुझे लगता है वो प्राइस्ड इन है। तो अब नया ही कुछ आना पड़ेगा, कुछ नया ही समीकरण आना पड़ेगा, जहां आप बिग बैंग एक ब्रेकआउट नैस्डैक में कर पाए। नहीं तो अन्यथा शायद निफ्टी के जैसे हम यहीं पे समय बिता सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बिग बैंग ब्रेकआउट कर पाएंगे ऐसा मुझे फिलहाल इस हफ्ते की कैंडल देख के तो नहीं लग रहा है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, मई में टॉप बन गया था इसका। जी। मई में लोगों ने खूब खरीदा क्योंकि उनको पता था कि रिजल्ट सीजन जो भी जाएगा जुलाई में जून में, वहां से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग है, और अब बिल्कुल टॉप आउट होती नीरज जी, मैं कुछ और प्रपोज कर रहा था। मैंने कहा था न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। ये पोजिशनिंग मार्च अप्रैल में हो गई। मार्च का नंबर देख के लोगों को समझ में आ गया कि बैलेंस शीट में अब और क्या गुंजाइश बची है, कितना दिखा दिया गया है। देखिए सब स्मार्ट होते हैं, सीए लोग भी, सबको मालूम है कितना रखा, कितना दिखा दिया गया, कितना दिखाना बाकी है। ठीक है, है। तो वो सब चलता है। ठीक है, और वो एक क्वार्टर में सबको समझ में आता है। वो पोजीशन तभी हो गई थी, न्यू रिजल्ट अच्छा आएगा करके, तो रिटेल फंसा है इसमें। ये लास्ट लेग वाले जो ना म्यूजिकल म्यूजिकल चेयर में जो लास्ट में फंसता है ना, उसको वो फंस जाता है, मतलब जब म्यूजिक बंद होता है वो खड़ा रह जाता है। तो ये लास्ट वाले लोग हैं जिनके पास पार्सल रह जाएगा, ऐसा मुझे फिलहाल प्रतीत हो रहा है। पार्सल अभी लास्ट में जिनके पास पहुंचा है वो थोड़ा लेट हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए पैनिक वहां आएगा। और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, अ टायर्ड बुल इज अ 2x बेयर। तो ये समझ लीजिए, जाए जब बुल टायर्ड होगा ना तो धड़ाम से बाजार गिरता है, क्योंकि ही इज वेरी टायर्ड, अपना ही वेट से वो गिर जाता है। इट्स अ 2x बेयर, वो जबरदस्त जबरदस्त स्पीड से वो बेचता है फिर माल, क्योंकि वो पैनिक कर जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे तो वही संकेत लग रहे हैं फिलहाल, और मुझे लग रहा है कि ये सब रिजल्ट वाला सीन तो प्राइस इन है। कुछ नया आया तो ठीक, अभी कोई नई स्टोरी तो डेवलप होती हुई मुझे दिख नहीं रही है, और वैसे भी मैं स्टोरियों के पीछे तो पड़ता ही नहीं हूँ। प्राइस देख के मुझे लग रहा है कि कोई नई स्टोरी स्टोरी नहीं आने वाली है। जो इसका होना था मोस्टली हो गया है। फिलहाल इस वीक का कैंडल देख के कुछ नया समीकरण बना तो फिर 30,750 या 31,000 के ऊपर सोचेंगे, बट लगता तो नहीं है कि उसकी नौबत आएगी जी। राइट। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बॉन्ड यील्ड का 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 5.27 पे है इस समय। जी। अभी 2-3 दिन पहले ये 5.32 तक गई थी। जी। उसके बाद वहां पे हाथ पैर फूल गए सरकार के। तो वहां के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि हम सरकार बाईबैक करेगी 30 ईयर्स वाले बॉन्ड को, जी। $4 बिलियन। तो जिस दिन ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया उस दिन एकदम से बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, काफी नीचे आ गई, 24 तक चली गई थी।
लेकिन उसी रात को, जिस रात ये नीचे आई थी, उसी रात से उसने रिकवरी करना शुरू कर दिया था। जी अगले दिन उनको फिर लगा कि नहीं यार कुछ और करना पड़ेगा, तो उन्होंने अनाउंस किया नहीं हम $4 बिलियन से ज्यादा करेंगे और जी बढ़ाएंगे उस। तो उनको लगा शायद बॉन्ड यील्ड रुक जाएगी, लेकिन आप स्थिति आज देखिए कि इस चार्ट में भी साफ आपको दिख रहा है कि वो फिर से उसी तरफ जा रही है और ये 20 साल का हाई है। तो जी हर बिल्कुल। टाइम फ्रेम का देखिए आप, 2 साल के देखिए, 10 साल के देखिए, महीने वाली देखिए, सबकी बॉन्ड यील्ड जबरदस्त भाग रही है। तो इसलिए हमने कहा आज इस बॉन्ड यील्ड का चार्ट भी देखा जाए। तो अब इसका बताइए, इसका विश्लेषण क्या कह रहा है? सबसे बड़ी इस स्टोरी की, इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी यही रही है, और यूजुअली तो हमेशा 10 ईयर दिखाते हैं क्योंकि सबसे लिक्विड देखिए वही रहता है। बट इस हफ्ते की स्टोरी वही रही है क्योंकि 10 ईयर ने 2024 का हाई नहीं निकाला, बट 30 ईयर ने 2024 का भी हाई निकाला और 2007 के लेवल्स के ऊपर भी चलने लगा। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़े खेमों में अब घबराहट शुरू हो गई ना। सेंट्रल बैंकर्स अगर घबराने लगेंगे या इवेसिव एक्शन लेने लगेंगे तो ये बाजारों के लिए कहाँ अच्छा रहेगा। मतलब डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा पक रहा है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें। तो बात वही हो गई कि भाई इसीलिए मैंने कहा ये सबसे बड़ी स्टोरी इस हफ्ते की डेवलपिंग थी। इसमें आप वो देखिए 7 और 10 की वो जो लाइन बनी हुई है ना, पांच, वो तकरीबन आई थिंक 5.25 की वो लाइन थी। इस हफ्ते अब आप 5.25 को क्लियर करके 5.30 पे रहने लगे। 5.30 वाला भी आपने हाई क्लियर किया। तो 2007 में आई थिंक वी वेंट टू 5.39 और समथिंग। तो इस बार हम 5.30 और ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजर्स के आसपास आने लगे, उन लेवल्स को चैलेंज करने लगे। और 2023-24 के टॉप का जो बुल मार्केट का जो टॉप था डाउ में या निफ्टी में या सेंसेक्स में, उसके जस्ट पहले बॉन्ड यील्ड्स जो है वो टॉप आउट हो गई थी 2023 के एंड में, सेकेंड लास्ट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023। तो वो वाला हाई भी 30 ईयर ने निकाल लिया है, जो 10 ईयर ने नहीं निकाला है। तो देखिए सेंट्रल बैंकर्स एक एक बारीकी को देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये 30 साल वाला भागे जा रहा है 10 साल के आगे आगे, वो गैप बढ़ रहा है। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड हमेशा सस्ते में मिलते हैं, शॉर्ट टर्म महंगा होता है। अभी उल्टा हो गया, यील्ड का इन्वर्टेड चल रहा है। शॉर्ट टर्म सस्ता है यील्ड, और लॉन्ग टर्म महंगा है। ये अपने आप में तकलीफ का ही कारण होता है। बस किसी कारण से चलते जा रहा है तो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट ये आगे चल के आपको तकलीफ ही देगा। मतलब इससे इससे कुछ अच्छा लॉन्ग रन में निकल के आए, ऐसा हमारा मानना नहीं है। और देखिए 40 साल का ट्रेंड टूटा है ना। आप 1987 और उसके 10 ईयर में तो डेटा 1983 से है। तो आप 40-45 साल का बुल मार्केट 2023 में आप तोड़ के उसमें खड़े हुए हैं। 87 से भी अगर आप ले लें तो एग्जैक्ट 40 साल, 23 का ब्रेकआउट। 40 इयर्स का अगर कोई भी ट्रेंड, किसी भी चीज का, आप किसी भी चीज का कोई ट्रेंड कटता है इतना लंबा, तो आपको क्या लगता है कि मैं 23 का ट्रेंड क्या है 26 तक में फिजल आउट हो जाएगा? इसके इसके असर बहुत लंबे चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसमें बीच में छोटे-छोटे करेक्शन आएँगे क्योंकि अब देखिए 71.71 से आप सवा 5, 5.30 हो गए हैं, तो एक छोटा रिट्रेसमेंट तो कभी भी आ सकता है। हम भी उसके लिए बड़े अलर्ट हैं। जब वो रिट्रेसमेंट आएगा तो हम भी उसके लिए बहुत अलर्ट हैं। बट कहने का मतलब है फिलहाल तो नहीं आ रहा। फिलहाल तो नहीं आ रहा, और टारगेट्स हम हमेशा दे चुके हैं ऑलरेडी 10 ईयर का कि भाई पौने पौने 6, सवा 6 तक चला जाएगा इंडिया यूएस 10 ईयर, और इंडिया 10 ईयर भी सवा 8, साढ़े 8 तक जाने का रिस्क है। सवा 8 तक का तो रिस्क यहाँ पे सवा बेसिस पॉइंट्स यहाँ भी लग रहा है, 7 से सवा से 1.5 बेसिस पॉइंट। और यहाँ पे भी अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं और 1 बेसिस पॉइंट यहाँ सवा 6 तक बाकी है। तो 100 टू 125 बेसिस पॉइंट्स बॉन्ड यील्ड यहाँ से हार्डन होना, और मुझे नहीं लगता कि बाजार उनको अब पचा पाएंगे। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब सबको दिखने लगा है कि 20 साल के हाई आ रहे हैं भाई। अब पेपरों में छपने लगा है, सेंट्रल बैंकर्स की कमेंट्री आनी शुरू हो गई है, उसके पीछे एक्शन शुरू हो गया है। तो अब जो लोग अभी तक नहीं इन पॉइंट्स को देख रहे थे वो देखना शुरू करेंगे, और देख ही रहे थे। अब क्योंकि ये उजागर होता जा रहा है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और इसका असर भी अब कहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स को भी अब थोड़ी सी घबराहट मुझे लग रहा है होने लगी है इसको देखते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। और जो मैंने बोला एक एनिमल स्पिरिट और एक जाग रही है। एक तो हमने पहले क्या बोला था, क्रूड, उसके बाद येन, और अब ये एनिमल स्पिरिट जाग रही है। और इसके बाद वाला देखेंगे, वहां पे भी ऐसा लग रहा है ग्लोबली की कुछ एनिमल स्पिरिट्स सॉफ्ट कमोडिटीज में भी जाग रही हैं। इन्फ्लेशन पता दिख है रहा है, इसमें आ सकता है। सवेंद्र, इसमें जी सेंट्रल बैंक से ज्यादा सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। अमेरिका में डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर सारा जी काम स्कॉट बेसेंट ही कर लेंगे तो केविन वॉर्स क्या करेंगे? उन्हीं का काम तो वो कर जी रहे हैं। ये जी काम फेडरल रिजर्व का है, लेकिन कर रहे जी हैं वित्त मंत्री जी। वो अपने मन से जी बॉन्ड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा।
तो एक जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां चल रहा है। 15 और 16 सितंबर को मीटिंग है फेड की, उसका इंतजार लोग जी कर रहे हैं कि व्हाट्सएप क्या करेंगे जब सब काम ये लोग कर दे रहे हैं। लेकिन इसमें जी। ध्यान रखिएगा कि $40 ट्रिलियन का डेट इसी हफ्ते हुआ है। तो बाप रे। $40 ट्रिलियन का डेट यूएस पे है। ये भी एक लैंडमार्क है, ये भी एक लैंडमार्क है इस हफ्ते का। फिर $40 ट्रिलियन, यस, मैंने भी कहीं इसको चलते में पढ़ा था। तो देखिए इस हफ्ते के कितने ग्लोबल लैंडमार्क आ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, सो मेनी लैंडमार्क्स। और उसके बाद भी लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही। रेड फ्लैग देख के, एनिमल स्पिरिट्स को जागता हुआ देख के मुझे बड़ा सरप्राइज होता है। मतलब इतना आप क्या नशे में हैं कि आपको खतरा दिख ही नहीं रहा है। बहुत सरप्राइजिंग है एक्चुअली। मैं तो इसीलिए हमेशा जब विक्स बहुत गिरने लगती है तो मैं मान जाता हूँ कि लोग बेखौफ है, कोई डर ही नहीं किसी को, कोई फर्क जी नहीं पड़ रहा। जी लेकिन एक जगह एनिमल स्पिरिट और आई है, चीनी में। दुनिया जी में डायबिटीज इतनी बढ़ रही है और जी चीनी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। पता नहीं जी क्यों इतने चीनी के दाम इतने ज्यादा क्यों। भारत में तो इतने ज्यादा हो गए कि सरकार के हाथ पैर फूल गए, तो उन्होंने फटाफट फटाफट 3-4 एक्शन कर दिए। जी लेकिन इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। लंदन का प्राइस में देख रहा था, वहां पे भी महीने भर के अंदर 18-20% दाम बढ़ चुके हैं। और शुगर ब्राजील का हम लोग देख रहे हैं, जो बड़ा मार्केट है, और आखिरी कैंडल कितना बड़ा सा बना है यार, जी। क्या बता रहा है ये। अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। सॉफ्ट कमोडिटी का सबका यही हाल है, धीमे धीमे सब जगह यही हो रहा है। आपका जब मूलभूत चीजें उनके दाम बढ़ने लगेंगे, जो हो गया आपका आटा, दाल, चावल और चीनी। और चीनी तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है ना, आप इसको एक चम्मच खाएंगे तो आपको स्फूर्ति आ जाएगी। मतलब कैलोरी इंटेक जिसका, गरीब आदमी जिसको अगर कैलोरी इंटेक जिसका कम है, जिसको खान पान नहीं मिल रहा है, वो 2 चम्मच चीनी खाएगा तो उसका दिन का कैलोरी इंटेक पूरा होगा ना। तो ये तो वो एक चीज है कि ये तो एकदम आपके सर्वाइवल के लिए है। ठीक है। तो अ, जितनी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं वो तो सब अपर मिडिल क्लास और बाकी लोगों को है। बेचारा गरीब आदमी को तो क्या, वो तो कैलोरी डेफिसिट चल रहा है लाइफ में भाई, उसको तो पूरे 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा है। तो वो फिर आप देखिए ना कि जब आप टपरी की चाय पीने जाएंगे तो टपरी वाला तो चाय अपने हिसाब से ही बनाता है ना, एकदम शक्कर एकदम खड़े खड़े चम्मच की चाय बनाता है ना भाई। आप बोलते क्या भाई शरबत बना दिया है, वो कहते हैं साहब हम तो यही पीते हैं। क्योंकि भाई वो तो कैलोरी डेफिसिट में चल रहा है, उसको तो पीना पड़ेगा ना कुछ ऐसा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इतनी मूलभूत चीज है। व्हीट के सेटअप्स भी, राइस के सेटअप्स भी, और शुगर तो मैं इसलिए आया हूं एक सिंबोलिज्म के तौर पे। और प्लस शुगर हमने बहुत, इसको मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं किसी के लिए, तो उस एंगल से मैं इंटरनेशनल शुगर को बहुत वॉच करता हूं। तो और वो पूरा सेक्टर को देखिए, इस वीक का सेक्टर का फ्लेवर देखिए आप, सारे शुगर स्टॉक्स में क्या रौनक थी। तो सबके पैसे बनेंगे उन कंपनियों के, तो उनको लग रहा है सबको, तो इस चीनी के पीछे पीछे आप शुगर सेक्टर में भी रौनक आ गई है। तो इस बार इस हफ्ते में देखिए, आई थिंक हाईएस्ट गेनर्स में आपको चीनी के स्टॉक ही मिलेंगे। तो फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सब चालू होने वाला है फेस्टिवल सीजन। अब ये 4-5 महीने कंजम्पशन के हैं, और ब्राजील का क्रॉप आएगा टुवर्ड्स अक्टूबर एंड, अक्टूबर में ब्राजील का डेटा आना शुरू होगा। तब तक तो मुझे लगता है कि ये क्लीन रन मिल सकता है शुगर प्राइसेस को, क्योंकि अक्टूबर से पहले कोई हैवी सप्लाई आने का गुंजाइश नहीं है। तो अभी आपका अगस्त का भी महीना 10 दिन बाकी है, फिर सितंबर हो गया और अक्टूबर भी पहला 15-20 दिन। तो मोटा मोटी 2 महीने अभी आपके पास और हैं, जहां एक मोमेंटम प्ले मुझे लगता है कि चीनी में बना हुआ है। और चीनी से रिलेटेड कंपनियों में ग्लोबली आप देखिए हर तरफ आपको दिखेगा कि बहुत रौनक रही है इस हफ्ते में। तो यहाँ मुझे लगता है कि इसकी एक ब्रॉड रेंज रही 10 से 20 की, और ये 15 के आसपास से हमेशा भागता है। पौने 15 के आसपास वो दोनों जो ब्लू एरोज हैं वो सारा कंजे, ये पूरा एक्यूमुलेशन देखिए कितना शांति से एक्यूमुलेशन हुआ है लास्ट। और ये मंथली चार्ट है, भी पूरा बना नहीं है, 8 दिन बाकी है, बट मैंने दिखाया क्योंकि फ्लेवर इसमें दिख रहा था। लास्ट 7-8 हफ्तों से, महीनों से, 10 महीनों से धीमे धीमे पौने पौने 14 और वो 13-50 और 14.5 के बीच में ये सारा एक्यूमुलेशन हुआ है। और देखिए क्या स्पीड से ये वहां से भागा है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम तो इसने अभी पकड़ा है, और उसकी ग्रीन कैंडल आप देखिए 2021-22 वाली भी वही वही उसी एरिया पौने पौने 15 से ये भागा था। तो इमीडिएटली सोचें तो 17.50 तो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अ, इसका अगला हर्डल साइकोलॉजिकल मार्क वो 20 के आसपास ही रहेगा, 20-21। तो वहां तक तो इसमें जगह है। और अगर 20-21 का ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप सोचिए कि फिर एक्चुअली एक सबके लिए, पॉलिसी वालों के लिए, सबके लिए एक खतरे की घंटी बज सकती है। सारी सरकारें इस पे कॉन्ट्रा एक्शन लेनी पड़ेगी कि भाई चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आपकी लाइफ का। तो इसीलिए देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग गया है, होर्डिंग के ऊपर बैन लग गया है, बाहर से चीनी मंगानी पड़ेगी, शॉर्टेज हो रही है, भाव भागे जा रहे हैं। रिटेल भाव मुझे लगता है 60-65 पहुंच रहा है, 50-54 वाला। तो ये सब फेस्टिवल सीजन में स्वाद थोड़ा सा आपके मुंह का खराब भी हो सकता है। तो स्वीटनेस तो यहाँ आई है, बट महंगाई दर बढ़ सकती है। मुझे लगता है चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें।
और राइस और व्हीट तो मैंने बोला वहां पे भी समीकरण पॉजिटिव ही बन रहे हैं चार्ट्स पे, तो वहां पे भी तो सॉफ्ट कमोडिटीज एज अ पैक जो अभी तक सो रही थी और अंडर परफॉर्म कर रही थी बाकी, वहां पे रोटेशनल बाय मुझे लगता है आ गया और धीमे धीमे कमोडिटी फंड्स के भी बाइंग आपको वहां दिखने लगेगी। तो रोटेशनल प्ले में देखिए कमोडिटीज लौट के आ रही हैं और कमोडिटीज सॉफ्ट कमोडिटीज हमेशा लास्ट में आती हैं, लास्ट में एकदम जब सारा बुल मार्केट बॉन्ड्स का इक्विटीज का और बेस मेटल्स का और मेटल्स का हार्ड कमोडिटीज का खत्म हो रहा होगा मे बी, या अपने एडवांस लेग में चल रहे हैं वो सब, ये सब बॉटम से घूमना शुरू कर रहे हैं। तो सोता हुआ शेर ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि जाग रहा है। जी E20 का भी तो कुछ कमाल है, चीनी कंपनियों को लगता है इथेनॉल बनाओ, चीनी बनाने में क्या रखा है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है तो वो भी डेफिनेटली शुगर केन उतना कट जा रहा है ना सप्लाई में से, मतलब शुगर की सप्लाई में से निकल के इथेनॉल को मिल रहा है, तो या वो भी एक डेफिनेटली कारण है। जी एनीवे खैर शुगर क्या मतलब, मैं तो कई सारी सॉफ्ट कमोडिटीज को आज देख रहा था, वीट राइस, अपने यहाँ नहीं होता लेकिन यूएस में ऑरेंज जूस भी ट्रेड होता है, सबको मैं देख रहा था भैया सॉफ्ट कमोडिटीज में भी अच्छा मूवमेंट हो गया है। तो जी लोगों को उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जी धीरे धीरे करके भी ये पूरा कमोडिटी साइकिल अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सरवेन जी, अब हम लोगों ने कई के सारे चार्ट देखे हम लोगों ने, तो बड़ी थीम जी तो ये बॉन्ड यील्ड वाली स्टोरी प्ले हो रही है, फिर कमोडिटीज का हर एसेट क्लास में जा रहा है। जी एक जनरल व्यू क्या बनता है, अगला हफ्ता किस टाइप का रहने की संभावना लग रही है? फिर इंतजार कराओगे क्या अब एक हफ्ते और? सर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो खुद ही कोई भी अब इतने लंबे ट्रेंड ये कभी हुआ ही नहीं है और हम भी पहली बार देख रहे हैं, और देखिए बोरियत तो लगती है ना कि हमारे पास भी कुछ नया नहीं है ना बोलने के लिए ना करने के लिए, करेक्ट। तो स्टेटस को मेंटेन, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप स्टेटस को मेंटेन रखिए, जैसे मैंने बोला ना हमने अपने गुरु से सीखा कि साइडवेज रेंज में पेशेंस मेंटेन रखिए, ट्रेंड तो जरूर निकल के आएगा, और यही हम आज लोगों को सिखाते हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से भी सबको यही सिखा रहे हैं कि भाई थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रेंड को रिजॉल्व होने देना पड़ेगा, बिना उसके कूद के कोई मतलब नहीं है। और जो जो स्टांस आपने रखा हो, अगर आप किसी स्टांस में ऑलरेडी मेंटेन है, उसको बीच में चेंज करने का कोई ऐसा कारण बन नहीं रहा है। बट यस, टुवर्ड्स द बुल साइड में यही बोलूंगा कि उनका पेशेंस कहीं लूज हो सकता है और उनको कैरी चुकानी पड़ रही है, तो आप जरूर अपनी ड्राइंग बोर्ड पे जाएं और देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, ड्राई पाउडर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स तो हो नहीं रहे। और जैसे मैंने बोला इतना इवेंटफुल ग्लोबल हफ्ता ये रहा है, इतने सारे फील्ड्स में, इतने सारे पॉइंट्स पे, कि मुझे लग नहीं रहा कि इसमें से कोई, मैं ढूंढ रहा हूँ ग्रीन फ्लैग्स लेकिन मिलते नहीं, सब रेड फ्लैग ही मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ चलो शायद मैं गलत जा रहा हूँ और शायद ब्रेकआउट हो जाए, तो चलो ढूंढे क्या हो रहा है। लेकिन जब ढूंढने निकलते हैं तो ग्रीन फ्लैग मिलते नहीं, रेड फ्लैग और चार रेड फ्लैग दिख जाते हैं और डर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन फ्लैग ढूंढ रहे थे ना, ढूंढा ना, सीएनएक्स 400 में सोचा चल भाई तुम चल लो, ऑटोज में सोचा चलो भाई तुम चल लो, कहाँ चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और अब देखिए जैसे मैंने बोला अभी रेट बढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के, मैंने अभी आज ही पेपर पढ़ रहा था, 3 बार रेट हाइक ले चुका है कार कंपनी, थर्ड रेट हाइक आने वाला है जो भी है। सो ये आपकी डिमांड को तो क्रश करेगा ना, बढ़ता हुआ जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना भाई, इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन, ठीक है, पूरा प्राइस के साथ इनवर्स कोरिलेशन है, अगर प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड कम होने लगेगी, और एक जगह पे डिमांड में जोर से इंपैक्ट भी आएगा जब चीज अनअफोर्डेबल हो जाएगी। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि भाई 5 साल के लोन 7 साल हो गए अभी ऑटो लोन्स, क्योंकि 5 साल की ईएमआई नहीं लोगों को पॉकेट में फ्रेंडली हो रही है। सो ये तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है इस हफ्ते के। जी यस, नेक्स्ट वीक का इंतजार करना पड़ेगा, और इसके से हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो थैंक यू नहीं, सो बिल्कुल मच कुछ नहीं कर सकते। कि अगले हफ्ते क्या होता है। फॉलोअर्स, जितना आप अपनी ईगो को, जितना आप ये मान के चलेंगे कि भैया हम तो फॉलो करेंगे, वी आर फॉलोअर्स टू द मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम, उतना आप बाजार में सुखी रहेंगे। ये मैंने सीखा है 25 साल में कि बिल्कुल। भाई जितना आप शांति रखेंगे, जितना मार्केट को फॉलो करेंगे और अपनी विल उस पर थोपेंगे नहीं ना, उतना आप सुखी रहेंगे। जी आज हमने एक इसी पे एक किताब का रिव्यू भी लॉन्च किया है, बुक रिव्यू का शो जी गया है, वो ओके, उसमें उसका टाइटल है जीनियस फेल्स अच्छा, और जीनियस फेल्स, द मार्केट ओनली विंस, दुनिया में और राइट। कोई नहीं जीतता है। और वो उस किताब में बताया गया है कि एक वो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी थी जो बूम बस्ट हुई थी, उसमें तो नोबेल लॉरिएट लोग काम कर रहे थे, एडवाइस कर रहे मेरी मेरी फेवरेट केस स्टडी है पढ़ाते वक्त, ये मेरी फेवरेट केस स्टडी है। लोग थे। सोचते हैं कि साहब हम आईआईटी आईएम वाले से कैसे कंपेयर करेंगे, सर आप कैसे सिखाओगे, हम कैसे आईआईटी आईएम वाले से compete करेंगे, भाई उसके पास तो बहुत दिमाग है। तो मैं वही बोलता हूँ भाई साहब, वहां सारे स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के नोबेल लॉरिएट्स और सारे गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिशियन लगे थे और फंड डुबा दिया। इट वाज द यस फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट फेडरल रिजर्व हैड टू इंटरवीन अ मनी यस मार्केट
एंड इक्विटी मार्केट फंड कि भैया तुम लोग हमको भी डुबा दो, मतलब पूरी दुनिया में कंटेजियन फैल जाएगा। तो फेडरल रिजर्व ने जाके माल खरीदा होगा या जो भी किया होगा, मतलब दैट इज द वन एंड ओनली टाइम जहां उन्होंने डायरेक्ट जाके वो खरीदने की कोशिश की उन बॉन्ड्स को, या जो भी उस कंटेजियन को कंटेन करने की कोशिश की। नहीं तो वो एकदम खतरनाक ब्लो आउट हो जाता था। और ये सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग चला रहे थे, सारे गोल्ड मेडलिस्ट, जैसे आपने बोला सब नोबेल लॉरेट टाइप के लोग। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है तो आप गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि आपकी ईगो ही आपको मारती है बाजार में। आपकी ईगो ही बड़े बड़े ऑपरेटर आए और चले गए, क्योंकि जिसने भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसने भी बाजार से लड़ाई कर ली है, बाजार की मैथ से जिसने लड़ाई कर ली है, उसकी एक ना एक दिन बैंड बजनी है। चाहे उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मार्केट उसकी एक ना एक दिन बैंड बजा ही देगा, क्योंकि वो बाजार से लड़ रहा है ना, बाजार की मैथ से लड़ रहा है। इतना वॉल्यूम है, 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ एनएससी का कैश का वॉल्यूम रोज है। किसके पास इतना पैसा है, फ्री लिक्विड मनी, कि मार्केट को संभाल ले? तो मार्केट जब अपना काम करेगा, जब हर्ड अपना काम करेगी, जब बड़ी हर्ड आती है ना अफ्रीका में, तो शेयर भी पीछे हट जाता है। उसको मालूम है भाई हम भी कुचल जाएंगे इसमें, हट जाओ यार पीछे, इनको जाने दो, भीड़ छटने दो, फिर शिकार करेंगे। तो वैसी वाली बात है, हर्ड जब आपके अगेंस्ट हो गई ना, तो आप पिस जाओगे, कोई भी हो। तो इसलिए बाजार से डरना चाहिए, बाजार के लार्जर मूव से डरना चाहिए। बिल्कुल ये है वो किताब। जी, मैं भी इसको मंगा के पढ़ता हूँ। मुझे तो ये हाँ, सब पढ़ते रहने का शौक है। टाइम बहुत कम मिलता है, बट जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। जी, मतलब किसी को यकीन नहीं होगा कि इतने धुरंधर भी फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट से मत लड़िए, ओनली द मार्केट विंस। बाकी सब हारते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, एब्सोल्युटली। इसको पढ़िए। शो देखिएगा, शाम को हमने इसको रिलीज किया था, तो लोगों को ये शो देखना चाहिए। चूंकि जिक्र आ गया तो हमने कहा बताएं कि भैया इस मार्केट से लड़ना बेकार है। तो चलिए, खैर नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। सभी की जो रिपोर्ट आई है उसपे भी एक डिटेल शो करते हैं, डालते हैं उसको अपने चैनल पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। यस। वो वो उस उसको मैथ्स को बहुत अच्छे से दर्शाती है। ये 5-6 साल की रिपोर्ट से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। जैसे ही उसको बना पाऊंगा तो बिल्कुल वो भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेंगे, एकदम दिखाना अपना जी, काम है। जी। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, और इंतजार नमस्कार। करने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो इंतजार करेंगे।